तो लास्ट क्लास में वन डायमेंशनल एरे की प्रोग्राम बताया था, और अभी भी एक दो प्रोग्राम और आपको बताते हैं, जिसके बाद चलते हैं 2D एरे पे। 2D एरे का कॉन्सेप्ट भी कल मैंने डिस्कस कर दिया था। तो 1D एरे में क्या बताया था कि हमारे पास अगर कोई वन डायमेंशनल एरे है या कोई एरे है और एरे की वैल्यू को अगर रीड करना है तो हम लोग दो तरीके से वैल्यू को रीड कर सकते हैं। ठीक है ना? कौन कौन सा भी है? कैसे रीड कर सकते हैं? सर एक तो क्वालिफाइड क्वालिफाइड और एक अनक्वालिफाइड, राइट है? राइट, मैंने कहा इसकी वैल्यू को रीड करना है, ट्रावर्स करना है। क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अगर वैल्यू को रीड करना है, हमें ट्रावर्स करना है, तो हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो दो लूप हमने बताए थे, एक लूप बताया था फॉर, एक बताया था फॉर इच। फॉर लूप अगर आप यूज करोगे तो इसकी वैल्यूज को, अगर जो वैल्यू आपको मिल रही है उनकी वैल्यू को स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें हर एक वैल्यू को रीड करने से पहले आपको इंडेक्स निकालना पड़ता है और इंडेक्स वाइज रीड करना होता है। तो अगर इंडेक्स आपके पास है तो यू कैन स्किप द वैल्यू while reading the element of head, but with the help of for each वहाँ इंडेक्स नहीं मिलेगा। फॉर each ऑटोमेटिक आपको रीड करके वैल्यू देता है, तो जब वैल्यू मिलेगी आप सारी वैल्यू आपके पास आपको आएगी, उसमें कोई वैल्यू स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ समझ में आया? फॉर लूप फिर से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फॉर लूप कैसे होगा? तो फॉर लूप कहता है कि मुझे लगाओ, और यहाँ पर आपको जीरो से स्टार्ट करता हूँ। जीरो आई लेस देन ARR डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे एरे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जीरो से। जीरो से और कहाँ तक? एरे की लेंथ। ठीक है, तो जीरो लेस देन एरे लेंथ। एरे लेंथ कितनी होगी? 4। क्या जीरो 4 से छोटा है? लेस देन है, यस सर लेस देन। कंडीशन टू इसमें यू कैन रीड द वैल्यू। एरे का इंडेक्स यानी कि कौन? आई में कितना है? जीरो, यानी एरे ऑफ जीरो, जीरो लोकेशन पे क्या है? 10। 10 ऑटोमेटिकली यू विल गेट 10। उसके बाद 1 1 हो जाएगा, है ना? 0 प्लस 1 1 हो गया। तो 1 लेस देन 4, यस। 1 जो है लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, ऑटोमेटिकली यू विल रीड द डेटा ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। इसी तरीके से 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 4, यस, 30। इसी तरीके से फिर यहाँ पे कितना होगा? 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, यू विल गेट 40। ओके, उसके बाद होगा 5 नॉट लेस देन 4। ठीक है, सॉरी, 0 1 2 3 3, हाँ, 4 इज नॉन लेस देन 4। ठीक है ना? तो ऑटोमेटिक कंडीशन फॉल्स रहेगी, लूप नहीं चलेगा और चार वैल्यू रीड होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू को यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, हर एक इंडेक्स को जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है उसमें से हम स्किप भी कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हमारे पास कोई इंडेक्स है उसको रीड नहीं करना है, उसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, वी कैन स्किप। इसमें इफ कंडीशन लगा दो, उसको कंटिन्यू लगा दो, उसकी वैल्यू शो नहीं करो, ये आपके ऊपर है। तो दिस इज ए फॉर। लेकिन अगर मेरे पास फॉर ईच होगा तो फॉर ईच में क्या है? फॉर ईच लूप जेडी 1.6 फॉरवर्ड आया था, इसे इनहांस्ड फॉर लूप भी कहा जाता है फॉर ईच को। और फॉर ईच ये बहुत ही फॉर ईच सी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है। फॉर ईच वहाँ बहुत सारे लूप है, तो ये फॉर ईच बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकाल के देगा, जो आपकी वैल्यू है एरे में। ये एरे है आपका, ये एरे है। इस एरे में जो भी वैल्यू होगी वो उस वैल्यू को निकाल के ले आएगा 1 बाई 1। तो पहले ये जीरो इंडेक्स को रीड करेगा, निकाला, ला के दिया, फिर आपको डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, अब आपके पास इंडेक्स नहीं है, फिर उसके बाद सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, थर्ड इंडेक्स की, फोर्थ इंडेक्स की, फिफ्थ इंडेक्स की, तब तक वो वैल्यू आपको देता रहेगा जब तक इसकी सारी वैल्यू आपको रीड नहीं कर लेती। ठीक है, using loop for each loop। तो डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर इच लूप क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर इच लूप, डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड फॉर इच लूप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड और एक्चुअली फॉर इच लूप
फॉर इच लूप। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? मैं पूछूंगा सारे, है ना? भाई मैंने असाइनमेंट नहीं दी है, असाइनमेंट दे दूंगा। असाइनमेंट में जो दूंगा वो भी आप लोगों को करके लाना है। कि मुरारी बापू की कथा नहीं है कि हम मुरारी बापू की कथा सुना दिए, या सर आपकी कथा थोड़ा नहीं है कि आपको ठीक है। टार्च मार के जगाएंगे। मैंने पढ़ा दिया, आप आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया पूरा, तो आपको अब असाइनमेंट भी करना है, ठीक है ना? और असाइनमेंट वही आपको मिलेगा जो मैं आपको ट्यूशन में बताऊंगा, कराऊंगा। ठीक है। तो इससे तो डिफरेंट फॉर एंड फॉर, इसलिए आप वही मैंने बताया, ये लिख करके लाना है, आपको नोट करना है, ठीक है ना? ऑलरेडी ठीक है सर। नेक्स्ट है इसके अंदर। अब आते हैं 2D एरे पे। 2D एरे बोले तो 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे भी हम कर सकते हैं इसको। 2D एरे, 2D एरे मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 2D एरे हम कौन बनाते हैं। 2D एरे, इफ वी वांट टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल एरे, 1D एरे वेरिएबल और 1D रेफरेंस वेरिएबल, है ना? 1D एरे, है ना? 1D एरे, देन यस सर। टू क्रिएट 2D एरे, ये बताया। अगर इसी तरीके से हमें 2D को कम करना हो तो क्या बना लेंगे? अगर बहुत सारे 2D हो गए 3D। एक 3D बना, 3D। बहुत सारे 3D हो गए एक 4D बना लो, ठीक है? चलिए, तो अब 2D बनाते हैं। और 2D को करते हैं। 2D को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? 2D भी सेम उसी तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा जैसे हमारे पास पहले 1D थे, ठीक है? डिक्लेयर करने के सेम वही तरीके हैं। ओके, परफेक्ट। कौन सा? फॉर लूप, सॉरी, इसके अंदर int IRR इक्वल टू, अब यहाँ पर इक्वल टू न्यू int ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए? जैसे भाई आपको 2 रो 3 कॉलम, यानी कि 2, आपको 2 रो मतलब 2 रो 3 रो, जो आपको डिपेंड करता है, आप मान लो 3 रो 4 कॉलम्स, है ना? ऐसा भी हो सकता है, 3 रोज 4 कॉलम्स। अब आप इसके अंदर आप पता कर सकते हो 3 रोज 4 कॉलम कैसे पता करोगे? ARR डॉट एरे के लेंथ, यहाँ कितना प्रिंट होगा? है 3 रोज और 4 कॉलम, 3 रोज, तो यहाँ पर अगर ARR ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 3 रोज निकल के आएंगे, यानी रोज, इसी का प्रिंट होगा रोज। और कितने रोज। रोज क्या प्रिंट करेंगे? कितने रोज है यहाँ पर? 3 रोज। ई। तो मुझे अगर कॉलम की लेंथ पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे? अवेलेबल कॉलम लेंथ, कॉलम के लिए कैसे पता चले? ARR, आप कोई भी इंडेक्स उठा लो, कोई भी इंडेक्स, यानी कि देखो, जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये एरे है और एरे के अंदर कितने हमारे पास रो थी? 3 रोज थी, ठीक है ना? तो जब मैंने एरे लिया, ARR डॉट लेंथ किया, ठीक है, ARR, तो इसकी जो जो नंबर ऑफ इसके रोज है 0 1 2, है ना? वो कितनी रोज होगी? 3, 1 3। 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अगर मुझे अब कॉलम, यहाँ पर टोटल कॉलम कितने हैं? सर कॉलम 3 है सर। कितने 4 कॉलम और कितने कॉलम है? कितने कॉलम है? 4 कहाँ सुन पता चल गया? कहाँ देखा तुमने? 4। सर डिक्लेयर इधर ना, लॉन्ग कर लो। 1 2 3 4। यस, 1 2 3 4। और कहाँ देखा? अरे ये है कॉलम भाई, ये है कॉलम और ये यस है सर रो, वही ठीक है? ये इसे डिक्लेयर। रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना? हम्म। ठीक है, ये क्या है? पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। कॉलम आगे हमारे पास ये 0th रो है, ये 1th रो है, ये 2nd रो है और ये 3rd रो, ऐसे यहाँ पर सॉरी कॉलम। अगर मुझे पर्टिकुलर इस रो में, जो ये रो है, इस रो में या फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो में कितने कॉलम है ये पता करना हो, तो मुझे उस रो का इंडेक्स लो और उस इंडेक्स पे डॉट लेंथ लगा दो, पता चल जाएगा। रो डॉट लेंथ, डॉट लेंथ, जैसे लेंथ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने कितने आए? 4 रोज। कितने आए? 4। 4 रोज आए। तो रोज कैसे पता करेंगे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ, है ना, रोज, जो रोज है उस रोज के इंडेक्स पे लेंथ लगाएंगे। तो रोज का जो इंडेक्स है उस पे लेंथ लगाए तो रोज में कितने कॉलम है पता चलेगा, ठीक है ना? गॉट इट? ठीक है सर। ओके, बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सर 4 कॉलम में सर रोज नहीं है सर वो।
4 रोज में सर आपने 4 रोज लिख दिए यहाँ पे, 4 अच्छा कॉलम सॉरी आएगा ना यहाँ पे। ओके 4 कॉलम्स वेरी सॉरी करेक्ट गुड। अब मुझे क्या करना है इंट इंडेक्स वाइज रीड कर लेते हैं। इंडेक्स आई इक्वल टू 0 0 आई 0 आई लेस देन ARR डॉट लेंथ लेंथ आई प्लस प्लस ओके इंट j इक्वल टू 0 ध्यान देना है j लेस देन कहाँ पे है एरे ऑफ आई आई डॉट लेंथ आई आई प्लस ए प्लस। प्लस इसका मतलब ये हुआ सर पहले वाला जो था ये क्या बता रहा है, देखो ये रो बता रहा है और जब उसके अंदर इंडेक्स पास करेंगे तो किसकी लेंथ बताएगा कॉलम। कॉलम की। तो पहले वाले बस रूप से रो को पता करेंगे यानी यहाँ पर एरे आई की वैल्यू कितनी है 0 0 लेस देन 4 3। उसके बाद जे की वैल्यू कितनी है 0 0 लेस देन कॉलम के लेंथ 4 ठीक है। यहाँ पर आपके पास इंडेक्स क्या सर होगा यहाँ जे प्लस प्लस होगा ना सेकंड आई हाँ सर जे प्लस प्लस होगा सर यहाँ। ये जे प्लस प्लस होगा आई एंड जे कितने वैल्यू है इसके हाँ 12 0 क्योंकि 0 बाय 0 डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर 0। जब पहला तरीका ये है एरे को डिक्लेयर करने का। दूसरा तरीका हमारे पास एरे को डिक्लेयर करने का ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एरे है हमें वैल्यू को एरे को डिक्लेयर भी करना है और वैल्यू इनिशियलाइज भी करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहला रो दूसरी रो तीसरी रो और एक रो में कितने कॉलम 1 2 3 4 है ना। फिर उसके बाद 5 यहाँ पर 5 फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कितने रो हैं इसके अंदर 3 रो। पहला रो 3 इसमें 4 कॉलम दूसरे रो में 4 कॉलम और थर्ड रो में 4 कॉलम ठीक है ये रो है। अच्छा रो को और ऐसा बना देते हैं आपके सामने आपको ऐसा दिखेगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा ठीक है। अब समझ में आया यस सर। कितने रो हैं इसके अंदर 3 हैं 3 रो ना कितने कॉलम है 4 कॉलम। अभी अभी मैंने 4। क्या किया यहाँ पर जानबूझ करके 3 रो बनाई और 4 कॉलम बना दिए और चारों वैल्यू डाल दी ठीक है। प्रोग्राम उससे वैल्यू रीड करिए सारी वैल्यू आपके सामने आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 एक सेकंड
हाँ चलो, वेरी सॉरी, वो जस्ट एक कॉल आई हमारे पास रिकॉर्डिंग एक कुछ इशू है AWS में। आप लोगों को AWS बताएंगे ओके। चलिए तो कहाँ था मैं? ओके, यहाँ प्रोग्राम पे था, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर अब मैं ये देखो सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 आप चाहते हो उसको एज इट इज वैसे प्रिंट करना है जैसे वहाँ लिखा गया है, आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट करना। ठीक है, देखो प्रिंट एलन कर दिया आपने, या जैसे यहाँ पर एक रो प्रिंट हुई, एक रो को प्रिंट होने के बाद आपने न्यू लाइन लगा दिया। न्यू लाइन का मतलब आप प्रिंट एलन ऐसे ब्रैकेट में ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे वैसे भी। और चाहते हो हर कैरेक्टर के बाद एक स्पेस आ जाए तो यहाँ पर ऐसे करके स्पेस दे दो, ऐसे स्पेस दे दो, एक स्पेस दे दो, लगेगा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये ठीक है सर। हाँ इस मैट्रिक्स होगी। तो अगर ऐसी तरीके से हम दो प्रोग्राम बनाएंगे, दो पर्टिकुलर एरे लें, ठीक है ना, और दो एरे को यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें, तो इट्स पॉसिबल राइट, वी कैन डू इट। ये हमने फर्स्ट एरे को रीड किया फर्स्ट, और ये दूसरे को किया, ठीक है ना, सेकंड को किया, ठीक है सर। सेकंड सेकंड, देखो यहाँ पे बस स्पेस आपको मिल जाएगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन। देखिए आप जस्ट दोनों मिला हमारे पास, तो पहला भी मिला और दूसरा भी मिला। पहले वाले ने क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जो भी था इसमें दो मिला। अब अगर मुझे इनकी वैल्यूज को, ठीक है, तो अभी आप इसको, हमें ये अगर इसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, हाउ विल डू इट? ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, हैं कैसे करोगे? ठीक है, बहरहाल मैंने प्रिंट कर दिया है, ये आगे मैं आऊंगा अभी मैट्रिक्स 2D पे। तो 2D मैंने एक जस्ट प्रोग्राम ये बताया आपको, दो डिक्लेरेशन बता रहा था, उसके साथ रीड करना बता दिया। एक सेकंड रुको। चलिए, तो
ये हमारे पास दो एरे हो, तो अभी 2D पे आऊँगा। मेरा जो मेन पर्पज़ ये था कि आपको एरे 2D एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। एक तो ये एरे था जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये वाला तब यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है, ठीक है ना? कि यूज़र से वैल्यू लेनी है और मुझे इस एरे को इनिशियलाइज़ करना है। ये वाला हम एरे तब डिक्लेयर करते हैं जब हमें यूज़र से वैल्यू नहीं लेनी है, ऑलरेडी मुझे इनिशियलाइज़ खुद करना है उसको। ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू है और मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, है ना? ऑलरेडी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों है। एरे का डिक्लेरेशन भी कर दिया और उसमें इनिशियलाइजेशन। यहाँ एरे डिक्लेयर्ड है पर it is not initialized. It's initialized with default values. Default value of array is what? 0. Because integer have default value 0. But इसमें हमने डिक्लेयर किया बट डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है इसके अंदर, है ना? स्पेसिफाई कर रखा है मैंने इसमें 1 2 3 4 5 5 6 7 8 4 5 8 9 व्हाट इट लाइक दैट। सो अगर हमें तो तीसरा हमारे पास एक और है जिसमें हम एनॉर्मस एरे बना सकते हैं, ठीक है? एनॉर्मस भी बना सकते हैं इसके अंदर। हाउ विल वी डू एनॉर्मस? तो 2D में हम एनॉर्मस एरे भी बना सकते हैं। देखिए मेरे पास एरे है, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेता हूँ कोई, एक यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। देखिए एनॉर्मस एरे वाइड सो, और एरे के अंदर यहाँ पर एक एरे लिया और एरे किस टाइप का होगा? 2D एरे। इसके अंदर हम 2D एरे बना के वैल्यू को पास करेंगे और उसकी वैल्यू को रीड करेंगे, ऐसे रीड करेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ऐसे रीड करते हैं, राइट? ये आपको दिखाया था। तो मैं चाहता हूँ ये जो एरे है, एरे की जो वैल्यू है जो इसमें मुझे पास करनी है इसके अंदर, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर, और मैं इसको दो तरीके से पास कर सकता हूँ। एक तो मैं एनॉर्मस एरे बना के पास कर सकता हूँ और एक सो लिखो आप, सो, और इस सो के अंदर एनॉर्मस एरे बना लीजिए, एनॉर्मस एरे NEW न्यू एन, उसके बाद ये 2D एरे होगा आपके पास। अब आप ऐसे कुछ भी वैल्यू आप ले लो, देखिए आपको वैल्यू मिल जाएगी, रेडी करो, प्रोग्राम चलेगा आपका, ठीक है ना? आया बिल्टू? कौन सा एरे था ये? एनॉर्मस एरे। क्योंकि यहाँ पर एरे को मैंने कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि इस एरे का कोई नाम है क्या? नहीं है ना। न्यूसेट मैंने एरे बनाया है पर एरे को स्टोर किस में किया? तो जब स्टोर ही नहीं किया तो उसको, उसका नाम क्या होगा? कुछ नाम नहीं। तो मैंने इसको एनॉर्मस बनाया, बिना नाम का बनाया और बना के मैंने उसको इसमें पास कर दिया, इसकी वैल्यू रीड कर ली। अब ये एरे जो मैंने बनाया था, इस एरे को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम एनॉर्मस तब बनाते हैं जब हमें उसको एक बार यूज करना हो। Anonymous array. Only one time. If you want to use the array only one time, then you can use what? Then you can use anonymous array. ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो फर्स्ट मैंने सीखा 2D एरे की एग्जाम्पल, ठीक है ना? यहाँ पर प्रैक्टिकली मैंने बताया, बाद में बहुत सारे प्रोग्राम बनाऊंगा 1D के और 2D के भी। 2D एरे एग्जाम्पल, दूसरा ओके, ठीक है।
चलिए, परफेक्ट। इसके बाद 1D एरे होगा। 1D एरे कौन सा एरे? 1 डायमेंशनल एरे। इसकी कुछ प्रोग्राम बनाता हूँ आपको। देखिए, पर 2D 1D एरे के प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको रेफरेंस टाइप का एरे बना के दिखाता हूँ। रेफरेंस टाइप का एरे क्या होगा? ऑब्जेक्ट टाइप का एरे क्या होता है? ऑब्जेक्ट टाइप का एरे, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट टाइप एरे, ठीक है। रेफरेंस टाइप एरे, ऑब्जेक्ट टाइप एरे एक ही बात होती है। रेफरेंस टाइप एरे, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे एक ही बात होती है। रेफरेंस टाइप ऑफ एरे, रेफरेंस टाइप ऑफ एरे और ऑब्जेक्ट टाइप। बात एक ही है, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे। कैसे होगा इसमें? मेरे पास एक क्लास है और इस क्लास यहाँ पे अब मैं ये जो एरे बनाने जा रहा हूँ, इस एरे को बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? अगर मेरे पास, जैसे मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बार बार ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट मेरे पास बनाने पड़ रहे हैं, तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आप बना रहे हैं एक टाइप के, तो आप उतने वेरिएबल ना बना के उसका एक एरे बना लो। कोड की लेंथ भी कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो चलिए, वैसे अगर मेरे पास employ एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू और एम्प्लॉय, मेरे पास ये एम्प्लॉय है और इस एम्प्लॉय का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चौथा और पांचवा, 5 ऑब्जेक्ट बनाए। अब 5 ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा है कि मैं इसका एरे बना लूँ। अगर मैं इसका एरे बना लूंगा तो मेरी कोड की लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही इसका एडवांटेज है ऑब्जेक्ट टाइप एरे का। तो कैसे बनाएंगे? E1 यहाँ पर एरे सिंबल ले लो, ई या कुछ भी लिख लो, और इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर आप कितने बनाना चाहते हो? 5 हो गया, दैट्स इट। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप का एरे है। दिस इज ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे। ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ एरे इस तरीके से हमें बनता है कि जो हमारे एक से ज्यादा हम एरे बनाते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमारे पास बार बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, उस सिचुएशन में हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना लेते हैं। जैसे अब मेरे पास मैं एक बना रहा हूँ, एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, और उस कैलकुलेटर में मेरे पास बटन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट मुझे बनाने पड़ रहे हैं। मेरे पास एक कैलकुलेटर है और उस कैलकुलेटर में मेरे पास 25 बटन है, ठीक है, 15 बटन, 20 बटन, जो भी है। अभी सभी के लिए मैं बटन बना रहा हूँ एक एक करके। उससे अच्छा है कि इस कैलकुलेटर में इतने जो बटन बन रहे हैं, उससे अच्छा है कि इन सभी के एक बटन का नाम जो बनाकर उसका एरे बना लो। तो जब मैं आपको कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा उस टाइप पर वेक्टर का एक एरे बनाऊंगा, ठीक है ना? ओके, गॉट इट, परफेक्ट। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ एरे। अभी तक तो एरे का एडवांटेज पढ़े, अब पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ एरे। डिसएडवांटेज ऑफ एरे का है ना, वी कांट इंक्रीज और decrease the size of array after array creation, ठीक है ना? या यू कैन से कि अगर एक बार एरे बन गया और तो एरे की साइज रन टाइम पर बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। या और यू कैन से आफ्टर क्रिएशन, ठीक है ना, वी कांट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे आफ्टर array creation. Yes, it is not possible. You cannot increase or decrease the size. Suppose that मेरे पास एक एरे बनाया और उस एम्प्लॉय, जैसे मान लो मेरे पास EMPLOY एम्प्लॉय टाइप का एक एरे बनाया और उस एरे के लिए इसमें कितने हैं? न्यू, या सपोज दैट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय, और आपने बना लिया 1000, ठीक है। और आपके पास अभी एम्प्लॉय बहुत ज्यादा और आ गए, ठीक है ना, अभी आपके पास
ऐसा आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका 2000 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है और 2000 एम्प्लॉय आपने हायर कर लिए, तो आपने देखा था आपके पास एरे जो बना था उसमें 1000 के एम्प्लॉय की वैल्यू स्टोर हो सकती थी, 1000 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर हो सकता था, और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अब आपको यहाँ पर इस एरे की साइज को बढ़ा ही नहीं सकते बिकॉज इज ऑलरेडी फिक्स्ड। तो जो चीज़ फिक्स है वी कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ एरे। इफ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे, अगर आप इसको साइज को बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो एरे से पॉसिबल नहीं है, एरे यही खत्म हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिसके अंदर एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर है, और बहुत सारे क्लासेस हैं जहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। एरे की साइज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है कि हमारे पास अगर इस एरे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसके अंदर एरे में अगर एरे की कोई वैल्यू को सॉर्ट करना है तो इसमें कोई प्रीडिफाइंड मेथड नहीं होते, हमें खुद ही सॉर्ट करना पड़ेगा। डिलीट करना हो खुद ही डिलीट करने की लॉजिक लिखनी पड़ेगी, अपडेट करने की यानी कोई अपेंड करना है या हमें कोई इंसर्ट करना है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे, तो एप्लीकेशन डेवलपर को ही लॉजिक लिखनी पड़ती है। ये एरे का डिसएडवांटेज है। एरे की साइज बढ़ानी सकती है, घटानी सकती है, डिसएडवांटेज। एरे में कोई सॉर्ट करना है, इसके लिए फंक्शन या मेथड नहीं है, लॉजिक खुद लिखना पड़ेगा, ये डिसएडवांटेज। ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो वी कैन फिक्स द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। गॉट इट? परफेक्ट। तो यही एरे खत्म हो जाएगा और नया टाइप स्टार्ट होगा जिसका नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क।